हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं नौशाद अहमद। आई हैव मोर देन 5 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस एज वेल एज 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द यूनिवर्सिटी। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था। अब एंजाइम भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। हम जानते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो प्रोटीन के बने होते हैं ये एंजाइम्स। देखिए, हम प्रोटीन के बारे में जान ही चुके हैं। तो इसका रिवर्स क्या होता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। ये हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसका रीज़न जो है आप पढ़ेंगे, क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये बात तो सही है, लेकिन ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ये रिवर्स इसलिए नहीं सही है क्योंकि जब प्रोटीन फोल्डिंग होती है, प्रोटीन बनने के बाद प्रोटीन में फोल्डिंग होती है और ढेर सारे इंट्रैक्शन इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर प्रोटीन कुछ इस तरीके से फोल्ड हो कि उसमें एक्टिव साइड बन जाए तो फिर वो एंजाइम का काम करेगी। अगर प्रोटीन इस तरीके से फोल्ड हो, उसमें कोई एक्टिव साइड ना बने, तो वो एंजाइम का काम नहीं करेगी। वो हार्मोन हो सकती है, वो रिसेप्टर हो सकती है, दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिर वो एंजाइम नहीं होगी। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो दिया जाता है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो एंजाइम्स के बारे में हम ये जानने हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। लाइफ इज़ पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एज एन एग्जांपल, द डाइजेशन ऑफ द फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल, अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। This process involve a sequence of reaction. In all these reaction occur in the body under very mild condition. This occur with the help of certain biocatalyst called enzyme. तो एंजाइम जो है बायोकैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। एंजाइम्स क्या हैं? बायोकैटलिस्ट हैं। ठीक है, एंजाइम्स का रोल क्या है? एंजाइम्स हमारा जब फूड का डाइजेशन होता है वहाँ ढेर सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। जब एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो एंजाइम मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। एंजाइम किस में इन्वॉल्व है? मेटाबॉलिक प्रोसेस में। एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो डाइजेशन हो, ठीक है, चाहे वो दूसरे तरीके का मेटाबॉलिज्म हो, ग्लाइकोलिसिस हो और क्रेब्स साइकिल हो। तो ढेर सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं बॉडी में, हमारे चल रहे होते हैं, इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एंजाइम्स क्या हैं? बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। अब देखिए, एक एग्जांपल देखिए। अब एंजाइम हमने आपको पढ़ाया, एंजाइम क्या है? बायोकैटलिस्ट। तो ये माल्टोज जो डाइसैकेराइड है, माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। माल्टोज आर डाइसैकेराइड्स, सॉरी, माल्टोज डाइसैकेराइड। तो माल्टोज जो डाइसैकेराइड है, इसको कौन ब्रेक करता है? मैंने बताया था कि डाइसैकेराइड क्या होते हैं। अगर आपने डाइसैकेराइड नहीं जानते हैं तो मैंने कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट पढ़ाया हुआ है, आप उसको जाके देखिए, फिर ये वीडियो देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो माल्टोज क्या होता है? माल्टोज द डाइसैकेराइड किससे बना है? दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जब जुड़ते हैं तो बनता है डाइसैकेराइड। देखिए, ये ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज ये है, इनके बीच ये जो लिंकेज बनता है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस तरीके से डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है कि दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो अब ये जो मोनोसैकेराइड है, दो ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है, इनके बीच के बॉन्ड को ये एंजाइम तोड़ता है। ये एंजाइम ये बॉन्ड को तोड़ देता है। तो ये माल्टेज एंजाइम ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को जब तोड़ देता है तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं और ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये देखिए, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें। ठीक है, तो सम टाइम एंजाइम आर आल्सो नेम्ड आफ्टर द रिएक्शन वेयर दे आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल, द एंजाइम विच कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विद द साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट आर नेम्ड एज ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम करे, ऑक्सीडो रिडक्टेज, वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का काम करे उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जैसे हेक्सोकाइनेज, आइसोमेरेज, हाइड्रोलेज।
तो हेक्सोकाइनेज क्या, हेक्सोकाइनेज एंजाइम आपने कहाँ सुना है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम आपने सुना होगा ग्लाइकोलिसिस में। जब ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है तो वहाँ पे सबसे पहला एंजाइम जो आता है वो हेक्सोकाइनेज होता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है? अपने सबस्ट्रेट के ऊपर फास्फोराइलेशन कर देता है, फास्फोरिक एसिड ऐड कर देता है। तो इस तरह का हर एंजाइम का अपना अपना फंक्शन है। ये क्या करता है? फास्फोराइलेशन करता है। आइसोमेरेज एंजाइम क्या करता है? किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला को सेम रखते हुए उनके अंदर एटम्स के अरेंजमेंट को अलग कर देता है। जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट है, जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है ग्लाइकोलाइसिस में तो एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है फास्फो ग्लूको आइसोमेरेज। तो वो आइसोमेरेज क्या करता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर आइसोमराइजेशन कर देता है और बन जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। उसी तरीके से हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करता है? हाइड्रोलेज एंजाइम ब्रेक डाउन करता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड्स को तोड़ देता है। बॉन्ड्स को तोड़ देगा तो दो चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो इस तरीके से और भी ढेर सारे एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो हर एंजाइम्स का अपना अपना फंक्शन है, वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। तो एंजाइम्स नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन सिमिलर टू द एक्शन ऑफ केमिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर सेड टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से एंजाइम काम करते हैं। अच्छा, लास्ट प्रोटीन का एक ये पार्ट रह गया था कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को डीनेचर कैसे किया जा सकता है वो हम देख लेते हैं। चाहे एंजाइम्स को भी आप, एंजाइम्स का अब यहाँ डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम भी लिख सकते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। भाई एंजाइम्स भी प्रोटीन है, ठीक है। तो भैया प्रोटीन हो चाहे एंजाइम हो, उनको डीनेचर करने के लिए आपको टेम्परेचर दे दीजिए, आप इनको हीट अप्लाई कर दीजिए, पीएच बढ़ा दीजिए, तो इस तरीके से प्रोटीन क्या हो जाती है? डीनेचुरेशन हो जाता है प्रोटीन का, ठीक है। लेकिन प्रोटीन फाउंड इन द बायोलॉजिकल सिस्टम विद अ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम में यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, वैसे बनती प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर है, बाद में उसके अंदर फोल्डिंग होती है तो 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। तो प्रोटीन्स एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इट बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। व्हेन प्रोटीन इज इन इट्स नेटिव फॉर्म इट इज़ सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंजेस लाइक चेंज इन टेम्परेचर। तो मैंने कहा टेम्परेचर आप चेंज कर दीजिए, प्रोटीन एंजाइम्स का फंक्शन रुक जाएगा, या टेम्परेचर बढ़ाने से या बहुत कम करने से। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ये एंजाइम्स या प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पीएच में बदलाव कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप ये चेंजेस करेंगे तो इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डिस्टर्ब, हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं, और प्रोटीन क्या हो जाती है? डीनेचर हो जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉय। तो डीनेचुरेशन जब होता है एंजाइम्स का या प्रोटीन का, तो क्या होता है कि टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन फैक्टर्स का, चाहे वो टेम्परेचर हो, पीएच हो, कुछ भी हो, कोई रिएजेंट हो। अगर एंजाइम्स को डीनेचर कर रहा है तो उसका टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब किया जा सकता है, सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किया जा सकता है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है उनमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ना थोड़ा टफ है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड जब आप देखेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड जो बीच में बनता है प्रोटीन में, जो बनता है वो होता है CONH, C डबल बॉन्ड ONH, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमाइनो एसिड्स के बीच में। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो एक लोन पेयर होता है ये डीलोकलाइज हो जाता है रिंग में, डीलोकलाइज हो जाता है इस बॉन्ड के साथ। तो ये यहाँ पे NH, यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है।
ठीक है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, यहाँ पे क्या आ गया, पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत हो जाती है, इसीलिए पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ना टफ है, और इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। देखिए लिखा हुआ प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, द कोगुलेशन ऑफ एट वाई। देखिए एग्जाम्पल है कि जो एग का वाइट वाला पार्ट होता है, अगर हम बॉयल करें, एग को बॉयल करें, तो एग का जो वाइट पार्ट है उसके अंदर प्रोटीन डीनेचर हो जाती है। इसलिए एग्जाम्पल है कि एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन। कोगुलेशन हो जाता है, वो जो वाइट पार्ट है वो कोगुलेट होकर एकदम सॉलिडिफाई हो जाता है। इसीलिए कोई एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो कोगुलेशन ऑफ एग वाइट, क्योंकि गर्म करने पे जो एग वाइट के अंदर प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाती है। अनदर एग्जाम्पल इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ denaturation of protein which is caused due to the formation of lactic acid by bacteria present in the milk। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिल्क की कर्डलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाती है। तो इस तरीके से हमने प्रोटीन का डीनेचुरेशन पढ़ लिया, एंजाइम्स के बारे में भी जान लिया। ठीक है, तो अगला न्यूक्लिक एसिड का जो बायोमॉलिक्यूल है उसको पढ़ेंगे अगले उसमें वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।